2 अगस्त 1990 को सद्दाम हुसैन के शासन वाले इराक ने तेल से समृद्ध छोटे से अमीरत कुवैत पर हमला कर दिया। 2 दिनों के भीतर उसने पूरे देश पर नियंत्रण कर लिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका कभी भी ऐसी शत्रुतापूर्ण राष्ट्र को उस क्षेत्र पर नियंत्रण करने की अनुमति नहीं देगा जिसमें दुनिया के 2/3 तेल संसाधन है। सेना की इस मुद्दे की समझ ने अंततः 2 संचालनात्मक चरणों के विकास की ओर अग्रसर किया। सऊदी अरब में अगस्त 1990 से जनवरी 1991 तक बलों का धीरे धीरे जमावड़ा डेजर्ट शील्ड नाम से जाना गया और इसके तुरंत बाद ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू हुआ, जो 17 जनवरी 1991 को इराक के खिलाफ हवाई बमबारी अभियान के साथ शुरू हुआ और सिर्फ 42 दिन बाद 28 फरवरी को अमेरिका के नेतृत्व में कुवैत की मुक्ति के साथ समाप्त हुआ। अमेरिका ने यूएस आर्मी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कोप्फ जूनियर के नेतृत्व में 7,50,000 से अधिक सैनिकों की एक जटिल अंतरराष्ट्रीय सेना तैयार की। लंबे हवाई अभियान में सहयोगियों ने पहले 2 हफ्तों में इराक और कुवैत पर जितने पारंपरिक विस्फोटक गिराए वह पूरे 310 सप्ताह चले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गिराए गए विस्फोटकों से भी अधिक थे। इसके बाद 100 घंटे से अधिक का जमीनी हमला हुआ, जिसमें अमेरिकी बख्तरबंद डिवीजन के 350 M1 अब्राम्स टैंकों को 6 लाख गैलन ईंधन की आवश्यकता पड़ी। यह लगभग दोगुना था जितना अमेरिकी थर्ड आर्मी ने 1944-45 में फ्रांस से जर्मनी की ओर अपने अभियान के दौरान इस्तेमाल किया था। यह ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की कहानी है। वेलकम टू वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड। शीत युद्ध के अंत ने यूएसएसआर के विघटन और बर्लिन की दीवार के गिरने को देखा, जो 1989 में हुआ था। सोवियत संघ के पतन के बाद कई सोवियत यहूदी रूस छोड़कर इजराइल चले गए। इससे पूरे अरब जगत में इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों में फिलिस्तीनियों की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हो गई। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन भी इन आशंकाओं को साझा करते थे और उन्हें विश्व मंच पर मॉस्को के प्रभाव में कमी का डर था, खासकर क्योंकि वह इराक का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता और बगदाद का लंबे समय से सहयोगी था। सद्दाम का मानना था कि संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत द्वारा ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन द्वारा निर्धारित तेल उत्पादन सीमा से अधिक उत्पादन करने की नई नीति के पीछे अमेरिकी सरकार है। इस रणनीति का उद्देश्य तेल की कीमतों को कम करना था, जिससे इराक की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचे और उसकी कूटनीतिक और सैन्य प्रभावशीलता घट जाए। सद्दाम का मानना था कि इराक के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, जिसमें इराक के प्रतिद्वंद्वी सीरिया ने मिस्र की यात्रा की व्यवस्था की और कुवैत ने ईरान के साथ बातचीत शुरू की, जबकि उस समय इराक ईरान संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर थे, क्योंकि उनकी 8 साल लंबी युद्ध सिर्फ 2 साल पहले ही समाप्त हुई थी। सद्दाम की सरकार ने अपनी संयुक्त शिकायतें 15 जुलाई 1990 को अरब लीग के सामने पेश की। इनमें यह दावे शामिल थे कि कुवैत अभी भी रमाल्ला तेल क्षेत्र का उपयोग कर रहा है। नीतिगत बदलावों के कारण इराक को हर साल $1 अरब का नुकसान हो रहा है और यूएई और कुवैत से लिए गए आरणों को अरब भाइयों की जिम्मेदारी नहीं माना जा सकता। यूएई और कुवैत के खिलाफ घातक बल प्रयोग की धमकी देते हुए सद्दाम ने कहा, कुछ अरब शासकों की नीतियां अमेरिकी है। वे अरब हितों और सुरक्षा को कमजोर करने के लिए अमेरिका से प्रेरित है। ईरान इराक युद्ध के अंत में 1988 में 9,55,000 सैनिकों और 6,50,000 अर्धसैनिक बलों के साथ इराकी सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना थी। इस देश के खिलाफ कोई भी युद्ध आसान नहीं होने वाला था। 23 जुलाई तक सद्दाम ने 30,000 इराकी सैनिकों को कुवैत की सीमा पर तैनात कर दिया था, जिससे पर्शियन गल्फ में अमेरिकी नौसेना बेड़े को सतर्क कर दिया गया। इराकी आक्रमण से ठीक पहले 26 जुलाई 1990 को ओपेक अधिकारियों ने घोषणा की कि कुवैत और यूएई ने अपनी दैनिक तेल उत्पादन को कम करने की योजना स्वीकार कर ली है। यह मात्रा घटाकर 1.5 मिलियन बैरल या 2,40,000 घन मीटर कर दी गई थी, जो पहले लगभग 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन थी, जिसे वे दोनों देश निकाल रहे थे ताकि तेल नीति को लेकर चल रहे मतभेदों को सुलझाया जा सके।
कुवैत ने इराक को रामल्ला से हुए नुकसान की भरपाई के लिए $500 मिलियन देने का प्रस्ताव रखा। हालांकि इराक $10 बिलियन की मांग कर रहा था। इसके जवाब में इराक ने तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। 2 अगस्त 1990 को सुबह 2 बजे इराकी सैनिकों ने कुवैत की सीमा पार कर ली। कुवैत के 17,000 सैनिक छोटे से देश में घुसे 1,40,000 इराकी सैनिकों और 1,800 टैंकों की ताकत के सामने कुछ नहीं कर सके। स्वाभाविक रूप से कुवैती लोगों ने बहुत कम प्रतिरोध किया। यह हमला सिर्फ 2 दिन में पूरा हो गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तुरंत निंदा की गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक से तुरंत कुवैत से पीछे हटने की मांग की और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश और प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर दोनों ने सऊदी अरब में उपकरण और सैनिक भेजे और अन्य देशों पर भी ऐसा करने का दबाव डाला। कई देशों ने ऐसा किया और अमेरिका के नेतृत्व वाला गठबंधन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन बन गया। उनतीस नवंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सद्दाम को एक अल्टीमेटम दिया, या तो 15 जनवरी 1991 तक इराकी सैनिकों को वापस बुला लो या फिर उसके सदस्य देशों को इराक को मानने के लिए सभी आवश्यक उपायों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। और इस तरह उलटी गिनती शुरू हो गई। अगले महीने सद्दाम ने कुवैत छोड़ने की पेशकश की, लेकिन केवल तब जब फिलिस्तीनी मुद्दे पर कोई समझौता हो सके, अंतर्राष्ट्रीय सेनाएं उस क्षेत्र से हट जाए और इजराइल और इराक अपने सामूहिक विनाश के हथियारों को नष्ट कर दे। अमेरिकी सैनिक पहले ही 7 अगस्त को किंग फहद के अनुरोध पर सऊदी अरब में प्रवेश कर चुके थे। कुवैत में इराकी सेनाओं की संख्या के कारण बराबरी की लड़ाई के लिए आवश्यक सैनिकों को इकट्ठा करने में महीनों लग जाते। इसे ही अगले दिन 2 अमेरिकी नौसेना बैटल ग्रुप्स को पर्शियन गल्फ भेजा गया, जो विमान वाहक पोत USS ड्वाइट डी आइजनहावर, जो मेडिटेरेनियन सागर से आया था, और USS इंडिपेंडेंस, जो इंडियन ओशन से आया था, से जुड़े थे। युद्धपोत USS मिसौरी और विस्कॉन्सिन भी उस क्षेत्र में गए। वर्जीनिया के लैंगली एयर फोर्स बेस पर फर्स्ट फाइटर विंग ने 48 एयरफोर्स F-15 विमान उतारे और सऊदी इराक कुवैत सीमा पर 24 घंटे की हवाई गश्त शुरू की, ताकि किसी भी इराकी कार्रवाई को रोका जा सके। इनके साथ जर्मनी के बिटबर्ग स्थित 36वें टैक्टिकल फाइटर विंग के 36 F-15D विमान भी शामिल थे। बिटबर्ग डिटैचमेंट सऊदी राजधानी रियाद के दक्षिण पूर्व में अल-खज एयर बेस पर तैनात था, जो 1 घंटे की दूरी पर था। सैन्य जमावड़ा, जिसे ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड नाम दिया गया था, जारी रहा जब तक कि सैनिकों की संख्या आधे मिलियन से अधिक नहीं हो गई। फास्ट सीलिफ्ट जहाजों ने अधिकांश आपूर्ति को स्टेजिंग क्षेत्रों तक पहुंचाया। बिल्डअप के हिस्से के रूप में खाड़ी में उभयचर अभ्यास किए गए। इसमें ऑपरेशन इमिनेंट थंडर शामिल था, जिसमें USS मिडवे और 15 अन्य जहाज, 1000 मरीन और 1100 विमान शामिल थे। जैसे जैसे अमेरिकी सैन्य जमावड़ा बढ़ता गया, 42 सहयोगियों का एक गठबंधन बनाया गया। इसमें दुनिया के हर महाद्वीप के देश शामिल थे और इन सभी में एक बात समान थी: कुवैत के प्रति इराक की आक्रामकता का विरोध। पर्शियन गल्फ क्षेत्र में गठबंधन सेनाओं की कमान अमेरिकी सेना के जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कोप्फ जूनियर के हाथों में थी। जैसे ही 15 जनवरी की मध्य रात्रि की समय सीमा तेजी से नजदीक आ रही थी, यह पूरी दुनिया के लिए स्पष्ट हो गया था कि सद्दाम असम से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का कोई इरादा नहीं रखते थे और अब युद्ध के चरण की शुरुआत का समय आ गया था। इराक के पीछे हटने से इनकार करने के कारण मानव इतिहास के सबसे उन्नत सैन्य अभियानों में से एक को लागू किया गया और तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत 16 जनवरी की रात को 2330 GMT पर एक हवाई अभियान के साथ हुई। पहला चरण था प्रमुख लक्ष्यों पर हमला करना, जिसका उद्देश्य इराकी नियंत्रण, कमान, खुफिया और संचार को नष्ट करना या कम से कम बाधित करना था। दूसरे चरण में कुवैत में वायु रक्षा नेटवर्क को निशाना बनाया गया और तीसरे चरण में
कुवैत में इराकी जमीनी सैनिकों पर हमले केंद्रित किए गए, जिसमें दिन और रात दोनों समय कारपेट बमबारी की गई। इसका उद्देश्य था जमीनी हमले की शुरुआत से पहले इराकी सेना को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर करना। पहला चरण शुरू हुआ, जिसे सामूहिक रूप से टास्क फोर्स नॉर्मंडी के नाम से जाना जाता है। 3 एयरफोर्स MH-55J हेलीकॉप्टरों ने 9 H-66A अपाचे हेलीकॉप्टरों को पश्चिमी इराक में मार्गदर्शन किया, जहां उनके लक्ष्य 2 इराकी प्रारंभिक चेतावनी रडार स्थल थे। हाइड्रा रॉकेट, हेलफायर मिसाइलें और 30 मिलीमीटर तोप के हजारों गोले ने उनके लक्ष्य को नष्ट कर दिया, लेकिन इससे बगदाद को उनके मिशन की जानकारी मिल गई। जमीन से फायरिंग मिलने के बावजूद टास्क फोर्स नॉर्मैंडी सुरक्षित रूप से बेस पर लौट आई। अब जब इराकी वायु रक्षा नेटवर्क में एक रास्ता खोल दिया गया था, मुख्य हमला शुरू हो सकता था। 10 F-117 नाइट हॉक स्टेल्थ बॉम्बर सऊदी अरब के कामिस मुशैत एयर बेस से उड़ान भरे। वे अपने साथ 2000 पाउंड की लेजर गाइडेड पावेवे बम लेकर गए थे, जिन्होंने दक्षिणी इराक में नुखैब एयर डिफेंस कमांड सेंटर को तबाह कर दिया। उसी समय USS विस्कॉन्सिन और USS मिसौरी खाड़ी में तैनात थे और उन्होंने तेल रिफाइनरियों से लेकर एयरपोर्ट, मिसाइल साइट से लेकर कम्युनिकेशन हब्स तक कई तरह के लक्ष्यों पर क्रूज मिसाइलें दागी। एक उल्लेखनीय हमला बगदाद को बिजली सप्लाई करने वाले इलेक्ट्रिकल जनरेटरों पर हुआ, जिससे पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। जैसा कि एक टिप्पणीकार ने कहा, उद्धरण, बगदाद में लाइट्स फिर से तब तक नहीं जली जब तक युद्ध विराम नहीं हुआ। उद्धरण समाप्त। उस रात इतिहास का सबसे लंबा बमबारी मिशन भी हुआ, जब 7 B-22G बम वर्षक विमान अमेरिका के लुइसियाना स्थित अपने बेस से 15 घंटे तक उड़ान भरकर अपने लक्ष्यों पर 1000 मिसाइलें गिराने गए, जिसमें 89% की स्ट्राइक रेट रही। उस रात और आने वाले हफ्तों में ज्यादातर हवाई हमले मानक फाइटर बॉम्बर्स द्वारा किए गए, जैसे F-16 फाइटिंग फाल्कन F-15 ई स्ट्राइक ईगल्स और F-111 आर्डवार्क, साथ ही सऊदी और ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के टॉर्नेडो विमानों द्वारा। उस पहली रात लगभग 700 विमानों ने इराकियों पर हमला किया, मुख्य रूप से आयरन बमों का इस्तेमाल करते हुए। इराक की तरफ से मुश्किल से कोई विरोध हुआ और वास्तव में पूरे गल्फ वॉर के दौरान लगभग 1,10,000 हवाई हमलों में सिर्फ 34 इराकी विमान ही गिराए गए, और तब भी उन मिशनों में से आधे से भी कम युद्ध के लिए समर्पित थे। सफलता के दावे काफी अलग अलग थे। बगदाद से खबर थी कि 44 मित्र देशों के विमान गिराए गए हैं। हालांकि मित्र देशों ने कहा कि उन्होंने 5 इराकी युद्धक विमान नष्ट किए, 3 पेट्रोल बोट डुबो दी और 6 स्कड मिसाइल लॉन्चर तबाह किए, जबकि उनके सिर्फ 7 विमान खोए। ज्यादातर मामलों में इराकियों ने मित्र देशों के युद्धक विमानों के साथ हवाई हमलों में शामिल होने का फैसला नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने विमानों को मजबूत शेल्टरों में छिपा कर रखा ताकि उन्हें बचाया जा सके, और मित्र देशों की बमबारी के खिलाफ एंटी एयरक्राफ्ट फायर और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करना चुना। अगले दिन सद्दाम ने राष्ट्रपति बुश को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा, अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि हवाई हमलों के बाद इराक आपके सामने झुक जाएगा, और अगर आपको लगता है कि इराकी सशस्त्र बलों को निष्क्रिय किया जा सकता है, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। उद्धरण समाप्त। और बगदाद रेडियो पर प्रसारित एक चुनौतीपूर्ण भाषण में सद्दाम ने घोषणा की, राहत आएगी और पूरा देश भ्रष्टाचार पर स्थापित सिंहासनों को उखाड़ फेंकेगा। यह व्हाइट हाउस और जहरीली ततैयों के अड्डे और तेल अवीव में आक्रामकता के पतन का कारण बनेगा। उद्धरण समाप्त। उसी दिन अंतरराष्ट्रीय सेनाओं ने अपने विमान अभियानों का विस्तार करते हुए कुवैत में इराकी सैनिकों पर कालीन बमबारी शुरू कर दी, और USS मिसौरी और विस्कॉन्सिन ने अपने दुश्मन पर 100 से अधिक टॉमहॉक मिसाइलें दागी। युद्ध शुरू होने से पहले इराक ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया था कि उनके देश पर किसी भी हमले का जवाब इजराइल पर प्रतिशोध के रूप में दिया जाएगा। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इराक और अमेरिका के बीच
असफल शांति वार्ता के बाद जब तारिक अजीज इराकी उप प्रधानमंत्री से पूछा गया था, अगर युद्ध शुरू होता है तो क्या आप इजराइल पर हमला करेंगे, उनका जवाब बहुत स्पष्ट था। हां, उन्होंने कहा था, बिल्कुल हां। इराक ने अपना वादा निभाया और कुवैत में दुश्मनी शुरू होने के ठीक एक दिन बाद उन्होंने इजराइल पर लगभग दर्जन भर संशोधित स्कड मिसाइलें दागी, जो तेल अवीव और हाइफा में गिरी और 20 से अधिक लोगों को घायल कर दिया। इजराइल पर हमले 7 हफ्तों के युद्ध के दौरान लगातार जारी रहे। इराक को उम्मीद थी कि इजराइल की ओर से सैन्य प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि कई अरब देश गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लेंगे, क्योंकि वे इजराइल के साथ मिलकर लड़ने में हिचकिचा रहे थे। इन शुरुआती हमलों के बाद इजरायली वायुसेना ने इराक के साथ साथ उत्तरी हवाई क्षेत्र की गश्त के लिए विमान भेजे। पिछले 40 वर्षों से प्रतिशोध इजराइल की नीति रही थी, इसलिए देश सैन्य रूप से जवाब देने के लिए तैयार था। हालांकि इस चिंता के कारण कि अगर इजराइल हमला करता है तो अन्य अरब देश या तो गठबंधन छोड़ सकते हैं या इराक के साथ मिल सकते हैं, राष्ट्रपति बुश ने इजरायली प्रधानमंत्री यित्जहाक शामिर पर दबाव डाला कि वे प्रतिशोध से बचें और इजरायली जेट विमानों को हटा लें। इसके अलावा यह चिंता भी थी कि अगर इजराइल सीरिया या जॉर्डन की हवाई सीमा से होकर इराक पर हमला करता है तो वे देश या तो इजराइल पर हमला कर सकते हैं या इराक की तरफ से युद्ध में शामिल हो सकते हैं। एक आश्वासन के रूप में गठबंधन ने वादा किया कि अगर इजराइल स्कड मिसाइलों के हमलों का जवाब देने से पीछे रहता है तो वे पैट्रियट मिसाइलों से इजराइल की रक्षा करेंगे। इजरायलियों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्कड मिसाइलों से उत्पन्न खतरे के जवाब में तुरंत एक पैट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस आर्टिलरी बटालियन और 2 बैटरियों M104 पैट्रियट मिसाइलों को इजराइल भेजा। रॉयल नीदरलैंड्स एयर फोर्स द्वारा एक पैट्रियट मिसाइल स्क्वाड्रन भी तुर्की और इजराइल में तैनात किया गया था। इराकी रेगिस्तान में गठबंधन वायुसेनाओं ने भी कई स्कड शिकार अभियानों में भाग लिया, ताकि वे मिसाइल दागने से पहले छुपे हुए ट्रकों को ढूंढ सकें, चाहे वे सऊदी अरब पर दागी जाए या इजराइल पर। जैसे जैसे स्कड हमले जारी रहे, इजरायलियों का धैर्य कम होता गया और 22 जनवरी को एक मिसाइल इजरायली शहर रमात गन पर गिरने के बाद उन्होंने एक तरफा जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। इससे कई लोग हताहत हुए और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आसन्न जवाबी कार्रवाई को केवल तब रोका गया जब अमेरिकी रक्षा सचिव डिक चेनी की एक फोन कॉल आई, जिन्होंने इजराइल को यह समझाया कि अगर वे हस्तक्षेप करते हैं तो इससे अमेरिकी बलों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। मित्र देशों की नौसेना की प्रतिक्रिया भूमि और वायु सेना की तुलना में कहीं अधिक तेज थी, क्योंकि वे स्थायी रूप से पर्शियन गल्फ में तैनात थीं। युद्ध से पहले कई वर्षों तक खाड़ी में तनाव बना हुआ था और उनकी उपस्थिति को दुनिया को तेल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माना जाता था। हालांकि नौसेना वायुसेना को व्यापक वायु रणनीति के साथ एकीकृत करने में कुछ जटिलताएं थीं। एक समस्या खाड़ी क्षेत्र में सीमित स्थान की थी। इसके अलावा इराकी बारूदी सुरंगों से भी खतरा था। अमेरिकी नौसेना की बारूदी सुरंग विरोधी तकनीक बहुत उन्नत नहीं थी और भले ही MH-55 3EC ड्रैगन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल बारूदी सुरंगों को फोड़ने के लिए स्लेज खींचने में किया गया और रॉयल नेवी ने हंट क्लास जहाजों का उपयोग किया, फिर भी फरवरी के मध्य में 2 अमेरिकी जहाज इराकी बारूदी सुरंगों का शिकार हो गए। सच्चाई यह थी कि इन दोनों बहुमिलियन डॉलर के जहाजों को एक साधारण उपकरण ने नुकसान पहुंचाया था, जिसकी कीमत लगभग कुछ भी नहीं थी। छोटी इराकी नौसेना बेड़ा अमेरिकी युद्धपोतों के लिए सबसे बड़ा खतरा था। 29 जनवरी को, जिसे बाद में बुबियान टर्की शूट के नाम से जाना गया, गठबंधन सेनाओं ने इराकी नौसेना पर हमला किया जब वह ईरान भागने की कोशिश कर रही थी। 20 में से केवल 2 जहाज ही बच पाए। बाकी के जहाजों को गठबंधन के हेलीकॉप्टरों और लड़ाकू विमानों ने नष्ट कर दिया। रॉयल नेवी के लिंक्स हेलीकॉप्टर कई हमलों के लिए जिम्मेदार थे। 2 फरवरी तक इराकी नौसेना
अब समुद्र में गठबंधन बलों के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं रही थी। युद्ध की पहली रात को ही अमेरिकी नौसेना ने पहली बार टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइल या टीएलएम का इस्तेमाल किया था। यह एक क्रांतिकारी तकनीक का हथियार था जिसमें एक शक्तिशाली टर्बोजेट इंजन, भूआकृति अनुरूपण और बेजोड़ सटीकता को जोड़ा गया था। जमीन के काफी करीब रहते हुए यह पहले से तय रास्ते पर चलने में सक्षम था। बीबीसी पत्रकार जॉन सिम्पसन बगदाद में थे जब वहां बमबारी हो रही थी और उन्होंने प्रसिद्ध रूप से यह वर्णन किया कि उन्होंने अपने होटल की खिड़की से एक टोमाहॉक मिसाइल को गुजरते हुए देखा जो सीधे सड़क पर गई और फिर उद्धरण ट्रैफिक लाइट्स पर बाईं ओर मुड़ गई। उद्धरण समाप्त। 1000 पाउंड के वॉरहेड से लैस इन्हें कई अलग अलग स्थानों से दागा गया जिससे ये मिसाइलें दुश्मन के इलाकों में गहराई तक जा सकती थी बिना किसी पायलट की जान जोखिम में डाले। युद्ध के पहले दिन 122 टोमाहॉक मिसाइलें दागी गई जिनकी कीमत लगभग $1.2 मिलियन प्रति मिसाइल थी। और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तीसरे दिन तक मित्र देशों के हमलों की संख्या लगभग 4000 तक पहुंच गई थी और अनुमान लगाया गया था कि लगभग इतनी ही संख्या में इराकी सैनिक मारे जा चुके थे। इराक ने मित्र देशों के हवाई हमलों के जवाब में कोई प्रतिशोधी कार्रवाई न करने की अपनी नीति जारी रखी, जिसे आरएएफ के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन डेविड हेंडरसन ने हैरान करने वाला बताया। इराकी सेना और गठबंधन जमीनी बलों के बीच पहली महत्वपूर्ण झड़प संयोगवश हुई, इससे पहले कि जमीनी रक्षा की शुरुआत भी हुई थी। 29 जनवरी को अज्ञात कारणों से सद्दाम ने सऊदी सीमा के शहर अल हाफजी पर हमला करने का फैसला किया। फिर भी उसने अपनी शीर्ष डिवीजनों में से एक 5वीं मैकेनाइज्ड डिवीजन के साथ पहली मैकेनाइज्ड और तीसरी बख्तरबंद डिवीजनों की टुकड़ियां भेजी। अल हाफजी, जिसे पहले ही खाली करा लिया गया था, का कोई रणनीतिक महत्व नहीं दिखता था। शहर में तैनात थोड़ी संख्या में अमेरिकी मरीन, विशेष बल और सऊदी बलों को इराकी हमले की शुरुआत में ही जल्दी पीछे हटना पड़ा। हालांकि वे जल्दी ही फिर से संगठित हो गए और 140 गठबंधन विमान वहां पहुंच गए। B-52 कोबरा हेलीकॉप्टर और इलेक्ट्रिक गैटलिंग गन से लैस गनशिप्स ने आगे बढ़ती इराकी तीनों टुकड़ियों पर जबरदस्त हमला किया। सऊदी अरब की नेशनल गार्ड, मरीन और कतरी जमीनी सेना के समर्थन से जवाबी हमला करते हुए 2 दिनों के भीतर शहर को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। इस हमले में 140 गठबंधन विमानों ने हिस्सा लिया, जो दिन रात लगातार जारी रहा। इराकियों ने 147 बख्तरबंद कर्मी वाहनों, 89 मोबाइल तोपों और 357 टैंकों को खो दिया। और हालांकि मित्र देशों की ओर से भी कुछ हताहत हुए, काफजी की लड़ाई इस बात का बेहतरीन उदाहरण थी कि वायु शक्ति दुश्मन की जमीनी सेना की प्रगति को कितनी प्रभावी ढंग से रोक सकती है। एक इराकी सैनिक जिसने ईरान इराक युद्ध में लड़ाई की थी ने कहा कि उसकी यूनिट ने हाफजी में 30 मिनट में मित्र देशों की वायु शक्ति से जितना नुकसान झेला, उतना तो 8 साल ईरान के खिलाफ लड़ाई में भी नहीं हुआ था। युद्ध के दूसरे हफ्ते तक मित्र देशों ने हवाई हमलों की संख्या बढ़ाकर अभूतपूर्व 3000 प्रतिदिन कर दी थी, जबकि इराक ने खाड़ी और सऊदी अरब में लक्ष्यों पर हमला किया था। चौथे हफ्ते तक मित्र देश अब भी इराकी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे ताकि अग्रिम पंक्ति के सैनिक आगे बढ़ सकें। अब 38 दिनों का हवाई अभियान आखिरकार समाप्त हो गया था। अमेरिकी गठबंधन ने 94,000 हवाई हमले पूरे कर लिए थे और लगभग 130 पैट्रियट और 300 टॉमहॉक मिसाइलें दागी थी। दर्जनों इराकी विमान और जहाज और सैकड़ों तोपें और बख्तरबंद कर्मी वाहन नष्ट कर दिए गए थे। विशेष ऑपरेशन बल दुश्मन की सीमा के पीछे उतरे थे और इनमें दुर्भाग्यशाली एसएएस भी शामिल थे। ब्रावो 20 पेट्रोल। उनका मिशन खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था, जिससे स्कड मिसाइल साइटों का पता लगाने
और उन्हें नष्ट करने में मदद मिल सके। साथ ही लॉन्चर और उनकी संचार प्रणालियों को भी नष्ट करना था। पाइपलाइनों में स्थित होकर उन्होंने इजराइल पर हमला करने वाले टीएल ऑपरेटरों को खुफिया जानकारी भेजी ताकि इजराइल को इस मामले से बाहर रखा जा सके। अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन की जमीनी कार्रवाई, जिसका नाम ऑपरेशन डेजर्ट सेबर था, 24 फरवरी 1991 को स्थानीय समयानुसार सुबह 4 बजे शुरू हुई। इसके दो मुख्य उद्देश्य थे: 5 इराकी रिपब्लिकन गार्ड डिवीजनों को नष्ट करना और इराकी सेना के पीछे हटने के रास्ते को काट देना। अभियान की शुरुआत का संकेत यूएसएस विस्कॉन्सिन और मिसौरी ने दिया, जो कुवैत के तट के पास इंतजार कर रहे थे, और उन्होंने भारी गोलाबारी की। यह एक रणनीति थी जिससे दुश्मन को यह भ्रम हो कि एक उभयचर सेना समुद्र तट पर हमला करने वाली है। अब जब मित्र देशों ने हवा में प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, इराकी, जो पूरी तरह से हवाई क्षेत्र से वंचित थे, को यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि उनका दुश्मन कहां है। फिर उसी समय जमीनी सैनिकों ने 2 मोर्चों पर आगे बढ़ना शुरू किया। बायां मोर्चा इराक सऊदी सीमा पर था, जबकि दायां मोर्चा सऊदी और कुवैत की सीमा पर था। दायां मोर्चा 5 मशीनीकृत ब्रिगेडों की संयुक्त मित्र सेना, एक अमेरिकी बख्तरबंद डिवीजन और 2 मरीन डिवीजनों से बना था। उनका मुख्य उद्देश्य इराकी बारूदी सुरंग क्षेत्रों के माध्यम से कई रास्तों को साफ करना था। 0430 जीएमटी पर बाई मोर्चे पर, जिसमें फ्रांसीसी 6ठी बख्तरबंद और अमेरिकी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन शामिल थीं, इराक में प्रवेश किया। कोबरा नामक एक अभियान में उद्देश्य सलमान एयरफील्ड पर कब्जा करना और उसे एक मित्र देशों के ठिकाने में बदलना था। एक इराकी पैदल सेना डिवीजन को परास्त कर दिया गया और उसी दिन बाद में लक्ष्य हासिल कर लिया गया, जब 460 हेलीकॉप्टर सीमा पार से सैनिकों के साथ पहुंचे। कोबरा के लिए एक और बड़ा काम था: टिग्रिस और यूफ्रेट्स घाटियों के साथ सड़कों को बंद करना, जिससे इराकियों के पास बचने का एकमात्र रास्ता भी कट जाए। फ्रंटलाइन के दोनों सिरों पर तैनात सेनाओं को सक्रिय करने के बाद जनरल श्वार्चकॉफ ने अब अपना ध्यान मध्य रेखा की ओर लगाया और जॉइंट फोर्स कमांड नॉर्थ को आदेश दिया गया कि वे सीमा पार कर कुवैत में प्रवेश करें। 24 तारीख को दोपहर तक भले ही मित्र देशों ने दावा किया कि उनके पहले दिन के लक्ष्य उनकी उम्मीद से आधे समय में हासिल हो गए हैं, सद्दाम हुसैन इसे जीत घोषित कर रहे थे और कह रहे थे कि इराकियों ने अमेरिकी हमले को रोक दिया है। एक रेडियो प्रसारण में उन्होंने अपने देशवासियों से आग्रह किया, उद्धरण, उनसे लड़ो, हे बहादुर शानदार पुरुषों, हे युद्धों की जननी के वीरों, उनसे लड़ो, क्योंकि उनकी हार के साथ तुम विजयों की विजय के अंतिम द्वार पर खड़े होगे। अगर इसका उल्टा होता है, खुदा न करे, तो केवल वही अपमानजनक गर्त बचेगा जिसमें दुश्मन तुम्हें धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धरण समाप्त। लेकिन इस सारी डींग के बावजूद सद्दाम वास्तव में आत्मसमर्पण की तैयारी कर रहा था। सोमवार 25 तारीख को अमेरिकी पैदल सेना और बख्तरबंद इकाइयां कोबरा बेस से पूर्व की ओर बढ़ी ताकि उत्तरी मोर्चों पर रिपब्लिकन गार्ड पर हमला किया जा सके। उस दिन के 3000 हवाई हमलों में से आधे ने जमीनी सैनिकों को कवर दिया। इराकियों ने यूएसएस मिसौरी पर एक सिल्क वर्म मिसाइल दागी, लेकिन उसे एचएमएस ग्लॉस्टर से छोड़ी गई सीडाट मिसाइल ने बीच में ही रोक लिया। हालांकि 1740 जीएमटी पर 28 अमेरिकी सैनिक मारे गए जब एक इराकी स्कड मिसाइल ने धारण के पास एक अमेरिकी बेस पर सफलतापूर्वक हमला किया। इस समय तक इराकियों द्वारा 590 कुवैती तेल कुओं में आग लगा दी गई थी। इराकी राजदूत ने बगदाद के कुवैत से बाहर निकलने के इरादे की पुष्टि की, यह कहते हुए कि वे एक महान और वीरतापूर्ण युद्ध में लगे हुए थे जिसे इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। फिर 01:35 बजे सुबह स्थानीय समयानुसार 26 फरवरी को सद्दाम द्वारा दिया गया एक बयान रेडियो पर पढ़ा गया। उसमें कहा गया, ओ वीर इराकी पुरुषों, ओ गौरवशाली इराकी महिलाओं, कुवैत आपके देश का हिस्सा है और इसे अतीत में उससे अलग किया गया था। यह दुखद है कि ऐसा होना चाहिए कि आज के दिन हमारी सशस्त्र सेनाएं कुवैत से अपना वापसी पूरा करेंगी, इंशाअल्लाह।
फिर उन्होंने अपने इस कदम का औचित्य बताते हुए कहा, कुछ विशेष परिस्थितियों ने हमें पीछे हटने पर मजबूर किया, जिनमें 30 देशों का आक्रमण और उनका घृणित नाकाबंदी शामिल है। बगदाद से किसी भी आधिकारिक संपर्क के बिना वॉशिंगटन ने अभी भी इस स्थिति को वापसी के बजाय एक पलायन के रूप में देखा और युद्ध जारी रहा। राष्ट्रपति बुश ने जोर देते हुए कहा, उद्धरण, मेयाज़क पुइकी होरामेची, उसकी पराजित सेनाएं पीछे हट रही है। वह भगदड़ के बीच जीत का दावा करने की कोशिश कर रहा है। वह अपनी इच्छा से कुवैत नहीं छोड़ रहा है। इराक की आक्रामकता पर कोई पछतावा नहीं था। इसके अलावा सद्दाम उस आक्रामकता के भयानक परिणामों की जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं था। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि हम पीछे हट रही लड़ाकू इकाइयों को एक खतरे के रूप में माने और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया दें। बुश ने फिर यह स्पष्ट कर दिया कि सभी इराकी सैनिकों को रक्तपात रोकने के लिए अपने हथियार डाल देने चाहिए और सद्दाम को व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों से सहमत होना चाहिए। 26 फरवरी को 11:50 जीएमटी पर इराक की कब्जाधारी सेनाएं हमले किए गए ट्रकों, बसों, बख्तरबंद वाहनों और टैंकों के काफिले में हाईवे 80 के रास्ते कुवैत से निकल गईं। हाईवे 80 एक 6 लेन वाली सड़क है जो कुवैत सिटी को इराक के सीमा शहर सफ़वान से जोड़ती है और फिर बसरा शहर की ओर आगे बढ़ती है। इराकी बख्तरबंद डिवीजन ने कुवैत पर अपने आक्रमण की शुरुआत में इसी सड़क का इस्तेमाल किया था। यह रिपोर्ट किया गया था कि इराकी कुवैत सिटी से पीछे हट गए हैं और बल, जिनमें इराकी रिपब्लिकन गार्ड्स, फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन हम्मुराबी भी शामिल थे, हाईवे 80 या उसके आसपास, जो हाईवे 80 का ही विस्तार है, पर या तो पुनर्गठित होने या भागने की कोशिश कर रहे थे। 26 तारीख को हमला शुरू हुआ जब मरीन कॉर्प्स के 3rd मरीन एयरक्राफ्ट विंग के अमेरिकी H-6 इंट्रूडर अटैक जेट्स ने काफिले के आगे और पीछे को ब्लॉक कर दिया, जिससे पूरा काफिला पूरी तरह से जाम हो गया। इसके बाद उन्होंने विशाल काफिले पर MK-20 रॉकाई 2 क्लस्टर बमों से बमबारी की, जिससे वे चारों ओर से घिर गए और आगे की हवाई हमलों के लिए तैयार हो गए। अगले 10 घंटों तक अमेरिकी नौसेना, अमेरिकी मरीन और अमेरिकी वायुसेना के विमानों ने तरह तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते हुए उस लाइन पर हमला किया। जो वाहन हवाई बमबारी में बच गए थे, उन पर बाद में पहुंचे गठबंधन के जमीनी बलों ने हमला किया। हालांकि जो वाहन ट्रैफिक जाम से निकलने में सफल रहे, उन्हें भी अलग अलग निशाना बनाया गया। मिडलर रिज में पुलिस स्टेशन के पास, जो शहर से लगभग 20 मील पश्चिम में था, एक बोतलनेक था जहां लगभग 300 वाहन या तो छोड़ दिए गए या फंस गए। यह स्थान मौत की मील के नाम से जाना जाने लगा। यह रात भर और अगले दोपहर तक जारी रहा। जब वे पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे, तो जनरल श्वार्ज़कॉफ के आदेशों के तहत दुश्मन बलों को इराक में वापस जाने से रोकने के लिए कत्लेआम 40 घंटे तक चलता रहा। हाईवे 8 पर मरने वालों की संख्या अब भी अज्ञात है। अमेरिकी पत्रकार बॉब ड्रोगन कहते हैं कि उन्होंने दर्जनों मरे हुए सैनिकों को देखा, गाड़ियों के अंदर और आसपास रेगिस्तान की उड़ती रेत में कुचले और फूले हुए। ब्रिटिश पत्रकार रॉबर्ट फ्रिस्क ने कहा कि उन्होंने धुएं से भरे मलबे में ठूंसे हुए या रेत में मुंह के बल गिरे इराकी शवों की गिनती खोदी। कई लोग बचने के लिए अपनी गाड़ियां छोड़कर भागे और एक जीवित बचे व्यक्ति का इंटरव्यू वॉशिंगटन पोस्ट के लिए 1993 में लिया गया था। उसने कहा, सैकड़ों गाड़ियां तबाह हो गई थी, सैनिक चिल्ला रहे थे। जब बम गिर रहे थे तब रात का समय था। जली हुई गाड़ियां, सड़क के किनारे पड़ी लाशें और जमीन पर बिखरे हुए सैनिक दिखाई दे रहे थे, जिन्हें क्लस्टर बमों ने उस समय निशाना बनाया जब वे अपनी गाड़ियों से भागने की कोशिश कर रहे थे। मैंने ऐसे सैकड़ों सैनिक देखे, लेकिन मेरा मुख्य लक्ष्य बसरा पहुंचना था। हम पैदल पहुंचे। उद्धरण समाप्त।
द ऑब्जर्वर के रिपोर्टर कॉलिन स्मिथ ने कहा कि यह हमला उद्धरण युद्ध के इतिहास में हवा से पीछे हटती सेना पर सबसे भयानक हमलों में से एक था। उद्धरण समाप्त। यह घटना हाईवे ऑफ डेथ के नाम से जानी गई। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार वायुसेना को बगदाद बासरा हाईवे पर जो भी चीज हिले उसे नष्ट करने का आदेश दिया गया था। यह जिम्मेदारी मुख्य रूप से सेना और मरीन के ऊपर थी। बटालियन के एक सदस्य टाइगर ब्रिगेड के हाउंड्स ऑफ हेल ने अपने काम का वर्णन करते हुए कहा, हम 26 फरवरी की शाम को हाईवे 80 पर पहुंचे और मूल रूप से इस काफिले के आगे के हिस्से पर गोलीबारी की। हमने जिन वाहनों के समूह पर हमला किया उनमें पेट्रोल टैंकर और टैंक शामिल थे, इसलिए टैंकों में गोला बारूद के कारण सफेद ज्वाला के बड़े फव्वारे बनते हुए धमाके हुए। आप सैनिकों की छोटी छोटी आकृतियों को देख सकते थे जो अपने हाथ ऊपर उठाए बाहर आ रहे थे। यह एक मध्ययुगीन नर्क जैसा था, वैसा नर्क जैसा आप हाइरोनिमस बॉश की पेंटिंग्स में देखते हैं, क्योंकि वहां बड़ी लाल लपटें और ये अजीब सी मुड़ी तुड़ी छोटी आकृतियां थीं। यह सब लगभग आधा मील की दूरी पर और अंधेरे में किया गया था। अगली सुबह हम देखने गए कि हमने क्या किया था। हर जगह लाशें पड़ी थीं और मुझे याद है कि एक जगह मैंने कार के ट्रैक की तरफ नीचे देखा और मैं अपने टखनों तक खून में डूबा हुआ था। ट्रैक खून से भर गए थे और बहुत सारे सफेद चेहरे वाले आदमी इधर उधर घूम रहे थे और कह रहे थे, हे भगवान, क्या हमने सच में ये किया। उद्धरण समाप्त। जमीनी युद्ध के दौरान अमेरिकी इतिहास की 3 सबसे बड़ी टैंक लड़ाइयां हुई। 73 ईस्टिंग्स, नॉरफॉक और मदीना रिज की लड़ाई। 73 ईस्टिंग्स की लड़ाई 26 तारीख को हुई थी और इसका नाम उस निर्देशांक रेखा पर रखा गया था जहां यह लड़ी गई थी। इसमें भाग लेने वाले एक लेफ्टिनेंट ने इसे उद्धरण 20वीं सदी की आखिरी बड़ी टैंक लड़ाई उद्धरण समाप्त के रूप में वर्णित किया था। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी 7th कॉर्प्स और ब्रिटेन की 1st आर्मर्ड डिवीजन ने 82 घंटे में एक 120 मील आगे बढ़ते हुए 5 इराकी डिवीजनों से लड़ाई की, जिससे 1st इन्फेंट्री डिवीजन को इराकी रक्षा पंक्तियों के अंदर और कुवैत तक पहुंचने का मौका मिला। अगले दिन दक्षिणी इराक में यह घटना हुई जहां अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं ने लगभग 850 इराकी टैंकों और सैकड़ों अन्य युद्ध वाहनों को नष्ट कर दिया। मदीना रिज पर बसरा के बाहर उसी 27 तारीख को इराकी रिपब्लिकन गार्ड की 2nd ब्रिगेड मदीना ल्यूमिनस डिवीजन का सामना अमेरिकियों से हुआ। 2 घंटे की लड़ाई के बाद 186 इराकी टैंक और 127 बख्तरबंद वाहन नष्ट कर दिए गए। अमेरिकी नुकसान में सिर्फ 4 M11 अब्राम्स टैंक शामिल थे, जबकि थिएटर में कुल 348 टैंक थे। जमीनी लड़ाई के दूसरे दिन की शाम तक युद्ध समाप्त हो गया था और कुवैत की आजादी पूरी हो चुकी थी। अमेरिकी, सऊदी और कुवैती सैनिकों ने कुवैत सिटी को फिर से अपने कब्जे में ले लिया था। बुश ने अपनी विजय भाषण 27 फरवरी 1991 को रात 9 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम दिया, जिसमें उन्होंने कहा, उद्धरण, आज रात आधी रात के बाद गठबंधन सेनाओं के साथ अमेरिका आक्रामक युद्ध अभियानों को निलंबित करने के लिए तैयार था। ठीक 100 घंटे बाद जब जमीनी अभियान शुरू हुआ था और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत के 6 हफ्ते बाद उद्धरण समाप्त। करीब 1.5 घंटे बाद बगदाद रेडियो ने जवाब दिया, या सही या महारी संधि के वाक्य नेकर जीजुमीन समाप्त। इराक ने लड़ाई लड़ी, डटा रहा और विजय प्राप्ति। फिर टिप्पणीकार ने कहा, यह खान हमारे लोगों और हमारे राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के लिए एक जीत है। ब्लैक पूरे देश का मालिक है। फिर भी इराक ने सभी युद्ध विराम शर्तों को स्वीकार कर लिया और आधिकारिक रूप से कुवैत के विलय को अमान्य घोषित कर दिया। गुरुवार 28 फरवरी को युद्ध विराम आधिकारिक रूप से शुरू हो गया और कुवैत के लिए लड़ाई खत्म हो गई।